नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी कह सकते हैं। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। देखिए, हम जो है वो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और सिलेक्टेड करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। खासकर जो पेपर 1 आपका होने वाला है उसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पेपर 1 में आपको पता है एग्जाम शेड्यूल में भी चेंजेस किए गए हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को थोड़ा ज़्यादा मौका भी मिलेगा पढ़ने वाला, किसी का एग्जाम थोड़ा जल्दी जो है वो हो जाएगा। परंतु चलो, जैसे भी है हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, आप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये हम जानते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। परंतु करंट अफेयर रिवीजन का ये हमारा पार्ट सेकंड है जो हम पेपर 1 के लिए स्पेशली डिस्कस कर रहे हैं। इसका एक और महत्व आप समझ लीजिए, चाहे आप HPRC के एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं 52nd G7 समिट हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, कि ये जो 57 नंबर की G7 समिट जो है वो आयोजित हो रही है, ये किस शहर में जो है वो हो रही है। अगर हम बात करें कि ये 57 नंबर की G7 समिट, तो ये 57 नंबर की G7 समिट अभी तक हो चुकी है। और कौन सी कंट्री ने किस शहर में इसको जो है वो होस्ट किया, तो इसको फ्रांस ने जो है वो होस्ट किया। इवियान लेस बेन्स में जो है वो इसको होस्ट किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इतना आपको पता चल गया कि G7 समिट जो है वो कौन होस्ट कर रहा है या फिर किसने होस्ट की। ये आपको पता चल गया कि फ्रांस ने की, कहाँ पर एग्जैक्टली की, किस शहर में की, वो भी ध्यान रखना, क्योंकि कई बार शहर पूछ लिया जाता है तब कंफ्यूजन हो जाता है। अब देखिए, G7 समिट की अगर हम बात कर रहे हैं तो G7 समिट ये तो हो गई 2026 की। इससे पहले 2025 की जो G7 समिट हुई थी उसको किसने होस्ट किया था, तो 2025 की G7 समिट को आपने ध्यान रखना है कि कनाडा ने जो है वो होस्ट किया था। 2025 की कनाडा ने की थी। ये कनाडा ने जो है वो अल्बर्टा में जो था वो की थी। 2024 की इटली ने जो था वो की थी। 2024 की इटली ने की थी। अब अपकमिंग जो 2027 की होगी उसको यूनाइटेड स्टेट जो है वो करेगा। यूनाइटेड स्टेट करेगा, परंतु कौन से शहर में करेगा वो अभी डिसाइड नहीं है। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट जो है वो करेगा। तो 2024, 25, 26, 23 ये सारा आपने ध्यान रखना है G7 समिट के बारे में, कि कौन कंट्री इसको होस्ट कर रही है या फिर किस कंट्री ने इसको होस्ट किया, कौन से शहर में इसको होस्ट किया, ये पता चला। अच्छा, G7 की हम बात कर रहे हैं तो G7 में कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज जो है वो आती हैं, ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन के तो ये फेवरेट क्वेश्चन रहे हैं इस तरह से। तो देखिए, G7 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है वो 7 कंट्रीज आती हैं। ये नाम से क्लियर होता है। पहली बात कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इसमें एक ट्रिक है जिसके थ्रू आपको ये याद रखना है, जूस JUICE, जूस विद गर्लफ्रेंड GF कर। ठीक है, G स्टैंड फॉर जापान, U स्टैंड फॉर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, I स्टैंड फॉर आपका इटली के लिए स्टैंड करता है, C स्टैंड फॉर कनाडा और E आपका इंग्लैंड यानी कि यूनाइटेड किंगडम को ये रिप्रेजेंट करता है, G स्टैंड फॉर जर्मनी, F स्टैंड फॉर फ्रांस। तो ये जो है वो G7 का पूरा नाम है। इसमें ये 7 कंट्री जो है वो है। इंडिया को बुलाते हैं, इंडिया जाता है G7 अटेंड करने के लिए, परंतु इंडिया को जो है मेंबर के रूप में नहीं बुलाया जाता, क्योंकि इंडिया इसका मेंबर है ही नहीं। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। और हाँ, एक और बात यहाँ से पता होनी चाहिए कि 2026 में जो है वो G7 की 52nd नंबर की समिट जो है वो हुई है। 2026 में कौन सी 52nd नंबर की जी समिट जो है वो हुई है। तो ये आपको पता चला। G7 की स्थापना जो है वो 1975 में की गई थी। 1975 में जब इसकी स्थापना की गई थी तब ये G6 ही हुआ करता था। G6 हुआ करता था। यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, जापान, इटली इसमें हुआ करते थे। और G7 ये बना 1976 में, जब कनाडा भी इसमें आकर जो है वो जुड़ गया। तो ये आपने सारा डिटेल से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है यहाँ पर। अच्छा, G7 का एक और चीज़ यहाँ पर लिखी गई कि 57 G7 समिट जो हुई वो इवियान लेस बेन्स फ्रांस में हुई। इसकी थीम जो थी वो थी वर्किंग टुगेदर टू एड्रेस मेजर इंटरनेशनल चैलेंजेस। तो ये इसकी थीम थी। अब आई होप कि G7 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तब यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर, बोलते हैं 2026 विंटर ओलंपिक्स वर हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो बोलते हैं कि 2026 के जो विंटर ओलंपिक्स हुए हैं वो बोलते हैं कौन सी कंट्री में जो है वो हुए हैं। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि कौन सी कंट्री में जो है ये हुए हैं 2026 के विंटर ओलंपिक्स, 2026 के जो विंटर ओलंपिक्स हुए हैं इनका आपने सीधा ध्यान रखना है कि ये इटली के द्वारा होस्ट किए गए हैं। इटली में जो है ये हुआ है, तो इटली इसका सही आंसर हो जाएगा। इटली ने अपने अलग अलग शहरों में इसको होस्ट किया है, जैसे कि एक मिलान सिटी है इटली की, वहाँ पर किया गया है। कोर्टिना सिटी है, कोर्टिना डी एम्पेजो कर सिटी है, यहाँ पर इनको होस्ट किया गया है।
ठीक है, इन सिटीज़ में इटली ने जो है वो इसको होस्ट किया है। अब अगर इसमें हम मेडल टैली की बात करते हैं कि किस कंट्री ने कितने मेडल जीते, तो सबसे ज़्यादा मेडल इसमें नॉर्वे के द्वारा जो है वो जीते गए हैं। नॉर्वे ने टोटल जो है वो 41 मेडल जो है वो इसमें जीते हैं, जिनमें से 18 गोल्ड मेडल हैं, 12 सिल्वर मेडल हैं, 11 ब्रॉन्ज मेडल हैं। दूसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट जो है वो रहा है, तो यूनाइटेड स्टेट ने 33 मेडल जो है वो जीते हैं, जिसमें से जो है वो 12 गोल्ड मेडल हैं, 12 ही सिल्वर मेडल हैं, 9 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और तीसरे नंबर पर जो है नीदरलैंड जो है वो रहा है। नीदरलैंड ने जो है वो टोटल 20 मेडल जो है वो जीते हैं। 20 में से जो है वो नीदरलैंड ने 10 जो है वो गोल्ड मेडल जीते हैं, 7 सिल्वर मेडल जीते हैं, 3 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो ये टॉप की 3 कंट्रीज जो हो गई जिन्होंने जो है टॉप में यहाँ पर मेडल जो है वो जीते हैं। अगर अपने इंडिया की हम बात करते हैं तो इंडिया ने एक भी मेडल यहाँ पर नहीं जीता है। ये ध्यान रखें कि इंडिया के द्वारा मेडल नहीं यहाँ पर कोई भी जीता गया है। तो इतना आपको इस मेडल टैली के बारे में पता होना चाहिए। वैसे क्या इंडिया जब यहाँ पर गया था ना, इंडिया जब 2026 के विंटर ओलंपिक्स में गया था, तब आपने ध्यान रखना है कि इंडिया के जो ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बीरर थे वो आरिफ खान जो था वो थे, और इंडिया के जो फ्लैग बीरर क्लोज सेरेमनी में थे वो जो है वो स्टेंजिन लुंदुप थे, वो आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं यहाँ पर, इतना ही आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। अगला यहाँ पर वही लिखा गया है कि 2030 के अब विंटर ओलंपिक जो होंगे वो फ्रांस में जो है वो होंगे। फ्रांस की जो अल्प्स माउंटेन रेंज आती है उसके सराउंडिंग में ही जो है ये होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन द 2025 ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट। 2025 की ये पूछी गई है स्पेसिफिक तौर पर कि 2025 की जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट रही है उसमें भारत की क्या स्थिति रही। अगर हम ग्लोबल हंगर रिपोर्ट की बात करते हैं कि इसमें भारत का जो है वो क्या रैंक जो है वो रहा है, तो इसमें भारत का 102nd रैंक जो है वो रहा है, 102वां रैंक जो है वो भारत का इसमें जो है वो रहा है। अब आउट ऑफ 123 कंट्रीज जो है वो भारत का ये रैंक जो है वो रहा है, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल से अगर आप देखेंगे तो इंडिया का 102nd रैंक रहा है आउट ऑफ 123 कंट्रीज। ये अक्टूबर 2025 में रिलीज की गई थी। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर जो इंडिया का रहा है वो 25.8 जो है वो रहा है। इसमें जो है वो इंडिया को सीरियस कैटेगरी में जो है वो रखा गया है, मतलब सीरियस कंट्रीज की कैटेगरीज में जो है वो रखा गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 की जो रिपोर्ट आई उसका टाइटल था 20 ईयर ऑफ ट्रैकिंग प्रोग्रेस, टाइम टू रिकमिट टू जीरो हंगर एंड मेक्स द 2 डिकेड एनिवर्सरी ऑफ द इंडेक्स। तो ये इसका जो है वो था। तो इतना ही इसके बारे में याद रखिए, ज़्यादा डिटेल में भी हम नहीं जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है, इंपॉर्टेंट तो इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन जर्नलिस्ट वॉन द प्रेस्टिजियस पुलित्जर प्राइज इन द इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री कैटेगरी फॉर साइबर क्राइम रिलेटेड प्रोजेक्ट प्रोड्यूस्ड फॉर ब्लूमबर्ग। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किन भारतीय पत्रकारों को जो है वो ब्लूमबर्ग के लिए निर्मित साइबर अपराध से संबंधित परियोजना के लिए बोलते हैं यहाँ पर दिया गया है इलिस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग जो है और कमेंट्री कैटेगरी जो है उसमें पुलित्जर प्राइज जो है वो मिला है। पहले सिंपल हम ये ध्यान रखते हैं कि पुलित्जर प्राइज इंडिया से किसको मिला है, तो वो आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा को जो है वो मिला है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये ध्यान रखना है कि इंडियन जर्नलिस्ट जो आनंद आरके हैं और सुपर्णा शर्मा है, इनको कौन सी कैटेगरी में ये जो है वो मिला है। पुलित्जर प्राइज जो है वो रिपोर्टिंग की कैटेगरी में मिलता है और रिपोर्टिंग में अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, तो ये प्राइज भी बहुत सारों को मिलता है। परंतु हमारे जो भारत के आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा है, इनको इलिस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री कैटेगरी में जो है ये पुलित्जर प्राइज जो है वो मिला है। इन्होंने इस अवार्ड को शेयर भी किया है। दे शेयर द अवार्ड विद द नेटेली ओबिको पियर्सन फॉर द प्रोजेक्ट ट्रैपिड। इस प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने जो है वो निटैली के साथ इसको जो है वो शेयर भी किया है। बोलते हैं द वर्क हाईलाइट्स द डिजिटल सर्विलेंस, साइबर फ्रॉड एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल अरेस्ट, शोकेसिंग एमर्जिंग टेक ड्राइवन क्राइम्स। तो इस तरह की चीज़ें आप अक्सर जो है वो सुनते हैं। ठीक है, डिजिटल अरेस्ट हो गया, साइबर फ्रॉड हो गया, ये सारे सुनते हैं। इसी फील्ड में इन्होंने जो है वो स्पेसिफिक ये काम जो है वो किया है। अब बात यहाँ पर पुलित्जर प्राइज की हो रही है। क्या ये प्राइज इंपॉर्टेंट है? क्या इसके बारे में पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्वेश्चन पूछे हैं? हाँ, बिल्कुल पूछे गए हैं इससे क्वेश्चन। और भी यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से जो है वो बन सकते हैं? एक तो ध्यान रखिए कि पुलित्जर प्राइज जो है वो कौन सी फील्ड में दिया जाता है। तो वैसे ये जर्नलिज्म की श्रेणी में दिया जाता है, परंतु जर्नलिज्म के अलावा इसको लिटरेचर, आर्ट, लेटर, म्यूजिकल कंपोजिशन की श्रेणी में भी जो है वो दिया जाता है। अब पुलित्जर प्राइज जो है, अब ये अवार्ड एस्टेब्लाइज कौन से ईयर में किया गया था? पुलित्जर प्राइज जो है वैसे तो 1904 में एस्टेब्लाइज कर दिया गया था, परंतु पहली बार ये 1917 में 1917 में जो है वो दिया गया। इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं।
पिछली बार हमने जब इस तरह के करंट अफेयर डिस्कस किए थे पार्ट 1 वाला, तो उसमें हमने जो है वो क्या किया था, उसमें हमने जो है वो स्पेसिफिक जो है वो नोबेल प्राइज़ जो है वो पढ़े थे। तो नोबेल प्राइज़ जितने भी हमने पढ़े थे, मैंने आपको कहा था कि ये सारे के सारे रिवाइज जो है वो कर लेना। नोबेल रिवाइज जो है वो 6 कैटेगरीज में जो है वो दिए जाते हैं। अब आप मुझे कमेंट कर कर बताइए कि फिजिक्स में ये कितने लोगों को दिया गया और किस किस को जो है वो फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ 2025 में जो है वो दिया गया। याद होना चाहिए आपको, जल्दी से कमेंट कर कर बताइए, ठीक है, तभी जो है वो क्वेश्चन सही होंगे एग्जाम में, तभी अच्छा रैंक जो है वो आप ला पाएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो क्या पूछा गया है। परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं स्पेसिफिक, तो आप जो है वो हमारी टेस्ट सीरीज के साथ जो है वो जुड़ सकते हैं। अगर टेस्ट सीरीज के साथ आप जुड़ते हैं तो काफ़ी बर्डन भी आपका कम होगा और टाइम को यूटिलाइज भी कर पाएंगे। अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर कर जो है वो एग्जाम में जो है वो अच्छा स्कोर करने के चांसेस भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने भी क्लर्क सेक्रेटरीट के लिए तैयारी स्टार्ट कर दी है और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा जो क्लर्क की पोस्टें निकाली गई हैं उनके लिए तैयारी स्टार्ट कर दी है। अगर आप भी उनमें से एक हैं जिन्होंने इन एग्जाम के लिए तैयारी स्टार्ट की है, तब आप हमारी टेस्ट सीरीज के साथ स्टार्टिंग में जुड़ सकते हैं और इन दोनों एग्जाम की तैयारी एक ही टेस्ट सीरीज से कर सकते हैं। डेफिनेटली ये टेस्ट सीरीज आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली और हेल्पफुल जो है वो रहने वाली है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अगर आप जुड़े रहेंगे, हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास जो हमने जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज चलाई थी। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उन्होंने उसको ज्वाइन किया था और उनके पॉजिटिव जो है वो रिस्पॉन्सेज रहे हैं। अब ये कहेंगे आप कि कितने रिस्पॉन्सेज हैं, तो वो मैंने टेलीग्राम पर आपके साथ टाइम टू टाइम कुछ एक शेयर कर दिए हैं, जिन बच्चों की सिलेक्शन हुई है, जिन्होंने हमें मैसेज किए हैं। तो आप भी ऐसे पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो ला सकते हैं अगर अच्छे से आप तैयारी जो है वो कर रहे हैं। तो जनरल अवेयरनेस की जो टेस्ट सीरीज है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में है। ये जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज HPRC के जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन के लिए है, जो 35 नंबर का जो है पूछा जाता है और इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। इनमें से कौन सा अच्छे से यानी कि सही तरीके से मैच जो है वो नहीं किया गया है। अब बोलते हैं कौन सा जो है वो अच्छे से यहाँ पर सही से मैच नहीं किया गया है। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल इनके स्टेट दिए गए हैं और उनके CM चीफ मिनिस्टर जो हैं वो दिए गए हैं। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर क्या शुभेंदु अधिकारी हैं, बिहार के क्या सम्राट चौधरी हैं, तमिलनाडु के क्या C जोसेफ विजय हैं और केरलम के क्या पिन्यारी विजयन है। अगर हम बात करते हैं CM की, तो देखो 2026 में जो चीफ मिनिस्टर बनाए गए वो कौन कौन से स्टेट के बनाए गए। एक तो बनाए गए वेस्ट बंगाल के जो है वो नए चीफ मिनिस्टर, वो जो है वो शुभेंदु अधिकारी ही बनाए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के बनाए गए हैं। TMC को यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम के बाद हार मिली और यहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर जो है ये शुभेंदु अधिकारी बने, पहला सही है। बिहार में मुख्यमंत्री के चेंज हुआ है, सिर्फ चेंज हुआ है 2026 में, सम्राट चौधरी इसके जो है वो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जो है वो इससे पहले जो है वो नीतीश कुमार जो है वो हुआ करते थे। और तमिलनाडु आपको पता है एक्टर जो C जोसेफ विजय हुआ करते थे, उनको तमिलनाडु का मुख्यमंत्री जो है वो बनाया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। केरला की अगर हम बात करें तो केरला के मुख्यमंत्री जो है पिन्यारी विजयन नहीं है, ये पहले हुआ करते थे, तो यही जो है वो नॉट मैच्ड करेक्टली है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। VD सतीशन जो है वो केरल के 13th नए चीफ मिनिस्टर जो है वो अभी बनाए गए हैं। अगर हम नए चीफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं तो कर्नाटक के भी नए चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं। बनाए क्या गए हैं, वो चेंजेस ही हुआ है, वो 2.5 साल का उनका था। तो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर जो है वो DK शिव कुमार जो है वो बनाए गए हैं। कर्नाटक के अलावा जो है वो मणिपुर के भी बनाए गए हैं। मणिपुर के जो है वो युमनम खेमचंद सिंह जो है वो बनाए गए थे, फरवरी महीने में शायद बनाए गए थे, फरवरी 2026 में। तो ये चीफ मिनिस्टर्स, इनकी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, ये आपने जो है वो ध्यान रखना है कि ये नए चीफ मिनिस्टर जो है वो बनाए गए हैं। अब अभी तक हमने पेपर 1 के जो पैटर्न देखे हैं उसमें जब जब इलेक्शन हुए हैं तो चीफ मिनिस्टर्स के ऊपर क्वेश्चन उसी टाइम जो है वो बने भी हैं। तो ये क्वेश्चन एक हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हु बिकेम इंडियाज 95th चेस ग्रांड मास्टर इन अप्रैल 2026। तो अप्रैल 2026 में जो है वो 95th नंबर के चेस ग्रांड मास्टर जो है वो बने थे। वो कौन जो है वो बने थे, वो आपने ध्यान रखना है कि अर्जुन घोष जो है वो बने हैं। अर्जुन घोष जो है वो बने हैं, तो ऑप्शन C इसका जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अभी तो 96th नंबर के भी जो है वो बन चुके हैं। 96th नंबर के जो बने हैं वो कौन बने हैं, यहाँ पर देखिए जो ईथन वाज हैं गोवा के, वो जो है वो 96th नंबर के जो है वो बने हैं। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि
फिफ्थ तो पूछ लिया गया, 96 पूछ लिया गया, 94 ही आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। 94 नंबर की अगर हम बात करते हैं कि 94 नंबर के चेस ग्रांड मास्टर जो है वो कौन बने थे, तो वो मयंक चक्रवर्ती जो है वो बने थे। ये मयंक चक्रवर्ती जो है वो 94 नंबर के बने थे। और 93 नंबर के पूछ लिए गए, 93 नंबर के भी आपने ध्यान रखना है कि कौन बने हैं, तो वो जो है वो आरव ढेंगल जो है वो बने हैं। ये 93 नंबर के जो है वो बने हैं आरव ढेंगला, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, 93, 94, 95, 96 ये चेस के ग्रांड मास्टर जो है वो बन चुके हैं। इनके ऊपर भी क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं, अब भी पूछे जाएंगे। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। आपका लक ठीक हुआ, आपने तैयारी अच्छे से की हुई, तो ऐसे क्वेश्चंस आपकी शिफ्ट में पूछे जाएंगे और आप जो है वो अच्छा स्कोर कर आएंगे। अगर अच्छे से रिवाइज किया होगा तो डेफिनेटली आपको जो है उस सिलेक्शन जो है वो मिल ही जाएगी। आगे बोलते हैं, व्हेन डिड द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट एक्ट 2026 पास्ड बाय लोकसभा। आप जानते हैं कि जब पेपर लीक की ये घटना आई तो उसके बाद जो है वो सीजेपी के द्वारा जो है वो प्रोटेस्ट किए गए और उसके बाद जो है ये कहा गया कि भाई ये जो है वो नए रूल्स भी लेकर आए जाएं और एजुकेशन मिनिस्टर को भी रिज़ाइन जो है वो देना होगा। तो एजुकेशन मिनिस्टर ने भी जो है वो रिज़ाइन दिया और उसके अलावा जो है वो ये एक नया बिल लेकर भी जो है वो आए, जो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट एक्ट 2026 है, ये लेकर जो है वो आए। इसको जो है वो लोकसभा के द्वारा मंजूरी दी गई कब? 29 जुलाई 2026 को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उसके बाद राज्यसभा के द्वारा इसको 30 जुलाई को जो है वो मंजूरी दी गई। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैं, उनके द्वारा इसको जो है वो 31 जुलाई 2026 को जो है वो अपनी मंजूरी दी गई और ये जो है वो आपने ध्यान रखना है, अस्तित्व में जो है वो आ गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है वो बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो किए गए हैं। सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें मिनिमम इम्प्रिजनमेंट जो है वो जो पहले 3 से 5 साल होती थी उसको 10 साल तक जो है वो बढ़ा दिया गया है। इसमें मैक्सिमम फाइन जो है वो 50 लाख रुपए तक जो है वो कर दिया गया है। अगर कोई भी इस तरह की हरकतों में जो है वो पाया जाता है, इस तरह के अनफेयर एक्ट्स में जो है वो पाया जाता है, तब उनके लिए ये प्रोविजन जो है वो किए गए हैं। तो ये पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट एक्ट 2026 इंपॉर्टेंट है। अब पिछली बार जब पेपर 1 हुआ था ना, तो जब उस टाइम भी जो बिल पास हुए थे उनके बारे में पूछा जा रहा था कि कब ये पास हुआ लोकसभा से, कब ये राज्यसभा से, कब इसको प्रेसिडेंट ने मंजूरी दी। तो बच्चों के लिए वो याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए इन डेट्स को थोड़ा याद रखने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हेन डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ग्रांटेड असेंट टू द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एडवांसमेंट ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया शांति बिल। ये शांति बिल है। अब बोलते हैं शांति बिल जो लाया गया इसको प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने जो है वो कब मंजूरी जो है वो दी। अगर हम शांति बिल की बात करते हैं तो ये भी पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया। शांति का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका जो है वो फुल फॉर्म है। अब इस बिल में जो है वो न्यूक्लियर सेक्टर को लेकर जो है वो बातें की गई हैं, उसको लेकर कुछ प्रोविज़न किए गए हैं। इंडिया का जो टारगेट रखा गया है वो 100 यानी कि 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का जो है वो टारगेट रखा गया है 2047 तक का, ठीक है, 2047 तक। अब बोलते हैं कि इसको जो है वो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कब मंजूरी दी, तो इसको दिसंबर 20 2025 को जो है वो दी गई। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब आपने ध्यान रखना है कि इंडिया में जो है वो 24 न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो आते हैं, जो अलग अलग लोकेशंस पर स्थित हैं। जैसे कि नरोरा में जो है वो स्थित है, नरोरा उत्तर प्रदेश में आता है। तो पूछा जाता है कि नरोरा न्यूक्लियर रिएक्टर कौन से स्टेट में है, वो उत्तर प्रदेश में है। रावत भाटा आता है, ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। काकरापार आता है, ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है। तारापुर आता है, तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में है। काइगा एक आता है, काइगा न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो कहाँ पर है? ऐसे लिख देता हूँ मैं, स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो आपसे। ये जो है वो कर्नाटक में है। और एक कुंडनकुलम आता है, ये जो है वो तमिलनाडु में है। और एक जो है वो कल्पाकम जो है वो आता है, कल्पाकम जो है ये भी तमिलनाडु में ही जो है वो आता है। तो इस तरह से ये हमारे पास 7 जो है वो लोकेशंस हैं जहां पर 24 न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो स्थित हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। इनकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है लगभग वो 8.78 गीगावाट की जो है वो है, ठीक है। हमने टारगेट रखा है कि 2047 तक 100 गीगावाट तक जो है हम कैपेसिटी को ले जाएंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द मैक्सिमम सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ भी जो है वो इंक्रीज की गई। पहले लोकसभा से पास हुआ ये बिल, फिर राज्यसभा से पास हुआ, फिर ये जो है वो प्रेसिडेंट से भी इसको मंजूरी मिल चुकी है। तो मैक्सिमम सैंक्शन जो स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की वो कितनी है? वो 38 है। 37 जजेस होंगे प्लस 1 CJI होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो होंगे। तो टोटल 38 जो
जो है वो स्ट्रेंथ इसकी है। अगर आप ध्यान रखेंगे कि प्रेजेंट टाइम में जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो कौन है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो प्रेजेंट टाइम में उनका नाम आपने ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो जस्टिस सूर्यकांत जो है वो है। जस्टिस सूर्यकांत की जो रिटायरमेंट होगी वो अभी फरवरी 9 2027 को जो है वो होगी। सुप्रीम कोर्ट में आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज जो है वो क्या होती है, तो उनकी रिटायरमेंट एज भी आपने ध्यान रखनी है कि 65 ईयर जो है वो उनकी रिटायरमेंट एज होती है। इन केस ऑफ हाई कोर्ट अगर हम बात करते हैं तो हाई कोर्ट में जजेस की रिटायरमेंट जो है वो 62 ईयर्स जो है वो होती है। तो हाई कोर्ट की 62 होती है, सुप्रीम कोर्ट की जो है वो 65 होती है, ये भी पता होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट की मैक्सिमम स्ट्रेंथ अब कर दी गई है वो 38 कर दी गई है, और 38 में 37 जजेस होंगे प्लस 1 जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो होंगे। तो ये डिटेल से पता चल गया। आगे बोलते हैं व्हेन डिड जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन एक्ट 2026 रिसीव्ड द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ द प्रोविजन एक्ट है ये क्या बोलता है, जन विश्वास का आपने ध्यान रखना है कि ये जो है वो क्या बात जो है वो करता है। इसमें मेजर बात जो है वो क्या की गई है कि जैसे किसी से छोटे मोटे क्राइम हो जाते हैं तो उनको जो है वो जुर्माने से जो है वो माफ़ किया जा सकता है। बात हम करते हैं इसमें क्या क्या बात की गई है, परंतु इसको प्रेसिडेंट से मंजूरी कब मिली वो जान लीजिए। अप्रैल महीने की 7 तारीख को 2026 में जो है वो मंजूरी मिली है। इसमें ये कहा गया है कि छोटी मोटी चूक अगर हो जाती है तो उसमें जो है वो जेल नहीं होगी, उसमें जो है मौद्रिक जुर्माना जो है वो लगा दिया जाएगा, या फिर चेतावनी दे दी जाएगी, या फिर सुधार का नोटिस जो है वो दे दिया जाएगा। इस तरह के प्रावधान जो है वो इसमें किए गए हैं। अब कई बार ऑफिस में हो जाता है कि थोड़ी छोटी मोटी गलती मतलब हो जाती है किसी से भी गलती, तो वो गलती अगर हो गई तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि जेल ही जाना पड़ेगा, उसके लिए जो है या फिर फाइन दे देंगे। वो डिपेंड करता है कि किस तरह का मैटर है, कौन किस तरह का जो है वो उनसे गलती हुई है, तो उस तरह से जो है वो कर दिया जाएगा। ये जन विश्वास जो है वो अधिनियम है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अब हमारे पास कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन जो है वो चलते हैं। अब 1 लाइनर क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, परंतु अगर आप तैयारी जो है वो कर रहे हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के एग्जाम के लिए, तो आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीट्स के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। यहाँ से आप टेस्ट सीट्स के साथ जुड़ सकते हैं, अपने स्टडी को प्रॉपर शेप जो है वो दे सकते हैं। साथ में तैयारी पटवारी पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम के लिए कर रहे हैं, तो पटवारी पंचायत सेक्रेटरी की टेस्ट सीट्स के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। इस टेस्ट सीट्स का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। अब क्वेश्चन देखिए आप, 1 लाइनर क्वेश्चन जो हमारे पास जो है वो चलते हैं। बोलते हैं हु वाज अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ द 8th सेंट्रल पे कमीशन। ये अक्टूबर 2025 में भी चर्चा में आया था, उस टाइम भी हमने पढ़ा था, परंतु हमें अभी जो है वो एटलीस्ट जो है वो 1 साल के करंट अफेयर रिवाइज करने हैं और उनके ऊपर हम जो है वो स्ट्रांगली काम कर रहे हैं। इससे पहले भी एक पार्ट हमने डिस्कस किया है, उसको भी देख लेना अगर पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, HPRC का आपका कोई एग्जाम है। अब बोलते हैं जो 8th सेंट्रल पे कमीशन है ना अक्टूबर 2025 में, बोलते हैं ये कब अपॉइंट, ये किसकी अध्यक्षता में अपॉइंट किया गया। ये जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में जो है वो बनाया गया था। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में जो है वो 8th पे कमीशन जो है वो बनाया गया था, सेंट्रल पे कमीशन। आगे बोलते हैं विच फिल्म वॉन द हाईएस्ट नंबर ऑफ अवार्ड एट द 70th फिल्म फेयर अवार्ड 2025। तो 70th नंबर का जो फिल्म फेयर अवार्ड हुए उसमें जो हाईएस्ट नंबर ऑफ जो अवार्ड जीते गए वो किस फिल्म के द्वारा जीते गए, वो लापता लेडीज के द्वारा जो है वो जीते गए। यहाँ पर ध्यान रखना हम 70th फिल्म फेयर अवार्ड की बात कर रहे हैं। जब फिल्म की कैटेगरी में हम अवार्ड्स की बात कर रहे हैं तो हम दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। ये जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है ये 2023 में किसको दिया गया, 2023 में, मतलब 2023 का ये अवार्ड है, लेटेस्ट वन यही है हमारे पास, और ये 71st नंबर के नेशनल फिल्म अवार्ड्स में दिया गया है। तो ये जो है वो मोहनलाल को दिया गया है, ये मलयालम एक्टर है मोहनलाल जिनको ये दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि मोहनलाल को ये दिया गया है, ये हमने 70th फिल्म फेयर अवार्ड पढ़ लिया हमारे पास, इसका मतलब ये है कि 71st नंबर के फिल्म फेयर अवार्ड भी आ चुके हैं। तो इसमें जो बेस्ट फीचर फिल्म जो बताई गई है वो 12th फेल जो है वो बताई गई है, 12th फेल बताई गई है, ये आपने ध्यान रखना है। 12th फेल जो है ये बेस्ट फीचर फिल्म जो है वो है। और 17th नंबर के अवार्ड्स में अगर आप बेस्ट फीचर फिल्म देखते तो वो आतम थी, आतम एक फिल्म थी जो 17th नंबर की थी। परंतु हमारे पास जो है एक हमने लापता लेडीज पढ़ लिया जिसको मोस्ट नंबर ऑफ अवार्ड दिए गए हैं, और एक हमने बेस्ट फीचर फिल्म पढ़ लिया, इसको ये जो है वो कौन सी है, ये 12th फेल जो है वो 71st नंबर के है। आगे बोलते हैं हु विल रिसीव द 2025 शास्त्रा रामानुजन प्राइज। तो ये अक्टूबर 2025 में दिए गए थे शास्त्रा रामानुजन प्राइज। तो ये किसको जो है वो दिया गया है, ये अलेक्जेंडर स्मिथ को जो है वो दिया गया है, ये अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है।
ठीक है, ये इतना ही ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं व्हेन इज वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑब्जर्व। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी 2026 को ये जब मनाया गया तो इसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। और आप जानते हैं कि अगर हम बात करते हैं इस महीने तक की, मतलब अगस्त 2026 तक की बात करते हैं, तो हमारे पास 101 जो है वो रामसर वेटलैंड साइट जो है वो हो चुकी हैं। अब कमेंट कर आप ये बताएंगे कि 101 नंबर की जो है वो रामसर साइट कौन सी है और वो कौन से स्टेट में जो है वो है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉज नेम्ड पेटा इंडिया 2025 पर्सन ऑफ द ईयर। तो पेटा इंडिया जो है वो पर्सन ऑफ द ईयर जो है किसको दिया गया है। बेसिकली आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि ये जो पेटा अवार्ड दिया जाता है, ये पेटा अवार्ड जो है ये बेसिकली जो है ये उनको दिया जाता है जो एनिमल्स के लिए जो है वो अच्छा काम जो है वो करते हैं। तो 2025 का जो है वो रवीना टंडन को दिया गया है। पेटा मतलब पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ये अवार्ड होता है। तो पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2025 जो है वो दिसंबर में दिया गया, रवीना टंडन को जो है ये दिया गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हाउ मैनी पीपल फ्रॉम द फॉरेन NRI PIO OCI कैटेगरी आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट। पद्मा लिस्ट में जो है वो पूछा गया है, पद्मा अवार्ड की लिस्ट में जो है वो पूछा गया है। तो 6 लोग हैं टोटल जिनको ये दिया गया है। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने पूरे पद्मा अवार्ड्स आपको रिवाइज करवाए हैं। टोटल पद्मा अवार्ड 131 दिए गए हैं। 131 में से 2 तो डीओ कैटेगरी में दिए गए हैं और पद्म विभूषण जो दिए गए हैं वो 5 दिए गए हैं। पद्म भूषण जो दिए गए हैं वो 13 दिए गए हैं और पद्म श्री जो दिए गए हैं वो 113 दिए गए हैं। 113 दिए गए हैं। महिलाएं जो हैं वो महिलाएं 19 हैं और फॉरनर NRI PIO OCI जो है वो 6 है। मरणोपरांत जो है वो 16 को जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा। आगे बोलते हैं विच इंडियन वॉज ऑल्सो ऑनर्ड विद द UNEP 2025 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। तो बोलते हैं कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का ये चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिसंबर 2025 में किसको दिया गया। तो ये सुप्रिया साहू को जो है वो दिया गया है। आगे बोलते हैं हु वॉन द मिस यूनिवर्स 2025 टाइटल। नवंबर 2025 में ये दिया गया था, तो फतिमा बॉस्ट को दिया गया था, मैक्सिको की ये है। आगे बोलते हैं हु वॉज अवॉर्डेड द 2026 एबल प्राइज। मार्च 2026 में दिया गया। तो ये गैर्ड फाल्टिंग को जो है वो दिया गया है, जर्मनी से ये जो है वो है। तो इनको एबल प्राइज दिया गया है। ये एबल प्राइज हो गया, पुलित्जर प्राइज हो गया, शस्त्रा रामानुजन प्राइज हो गया, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। आगे बोलते हैं हु वॉज सिलेक्टेड फॉर द 35th सरस्वती सम्मान फॉर हिज नोबल 2020 नोवेल हरा पार्वती कथा। तो हरा पार्वती कथा ये जो है वो नोबेल है, इसके लिए जो है वो 35th नंबर का सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है। तो ये राम कुमार मुखोपाध्याय को जो है वो दिया गया। तो राम कुमार मुखोपाध्याय का नाम ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर बोलते हैं इन 2025 विच इंडियन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट फ्रॉम इंडिया टू विन द प्रेस्टिजियस रेमन मैग्सेसे अवार्ड। तो 2025 में ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड इंडिया से किसको दिया गया वो आप कमेंट कर बताएंगे। इससे पिछली जो वीडियो हमने करंट अफेयर वाले डिस्कस की थी वो अभी लास्ट में आपकी स्क्रीन पर चाहे हम डिस्प्ले भी कर देंगे, उसमें हमने पहला ही क्वेश्चन ये डिस्कस किया था। अभी कमेंट कर अपना आंसर बताइए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।